Welcome back in French Revolution, students. We are continuing French Revolution. This is a very big chapter. It will take up lots of time. So, in earlier, if we will see, in French Revolution, we are discussed that the French society divided into 3 states, and there were a discrimination, and French society was intact, डेफ्ट में थी, मतलब कर्ज में थी, और उसके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा हो रहा था कि उस जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, थर्ड स्टेट के ऊपर हम टैक्स इम्पोज करने के, न्यू टैक्स जो थे वो इम्पोज करने की बात कर रहे थे। और उसी के अगेंस्ट में फिर क्या होता है, थर्ड स्टेट वाले जो है अपनी एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं और टेनिस कोर्ट में जाके ओथ लेते हैं कि जब तक कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है फ्रांस में, हम तब तक जो है अपने आप को डिसॉल्व नहीं करेंगे। और इसके बाद हमने ये देखा था कि जून का महीना आते आते कंडीशन ये हो गई थी कि जो पेरिस शहर था, उस पेरिस शहर के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट में जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवॉल्ट्स करनी स्टार्ट कर दी थी, क्रांति करनी स्टार्ट कर दी थी उनके अगेंस्ट में। ग्रेनरीज को, मतलब जो अन्नगार थे, उनको लूटना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के वजह से लुईस 16 ने जो फ्रांस शहर था, उस शहर में क्या कर दिया था, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया था, आर्मी को चारों ओर लगा दिया था। अब लोगों को ये लगने लगा था कि अब आर्मी से हमें लड़ाई करनी है या जो फ्रांस की जो सेना है उससे हमें लड़ाई करनी है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों को वेपन्स की जरूरत महसूस हुई। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो बास्टील का किला है, बास्टाइल जो है, वहां पे क्या है, कहीं ना कहीं वेपन्स रखे होंगे राजा ने। वो क्या था, इट वॉज यूज्ड एज प्रिजन, वो प्रिजन जेल की तरह जो है यूज होती थी, और दिस वॉज द सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये जो बास्टील का किला है, यहीं पे हमको वेपन्स मिलेंगे, क्यों ना हम इसको लूटें। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, बास्टील प्रिजन वॉज लूटेड एंड फॉल डाउन बाय द रिवॉल्टर्स टू गेट वेपन्स। वेपन्स की खोज में उन्होंने क्या कर दिया, पूरे बास्टील के किले की एक एक ईंट निकाल के उन्होंने क्या कर दी, बाहर फेंक दी। उसके बाद क्या होता है, बास्टील डे सेलिब्रेशन भी होता है हर साल 14 जुलाई को। एवरी ईयर दे हैव जस्ट सेलिब्रेट द बास्टील डे सेलिब्रेशन। और नेशनल असेंबली की बात हो रही थी, तो बास्टील के किले को 14 जुलाई को लोग वेपन्स की तलाश में क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड नेशनल असेंबली की बात हो रही थी। नेशनल असेंबली लेटर बिकम नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल असेंबली का नाम हमने दे दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि अब ये क्या करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगी, डिजाइन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगी, बनाएगी। तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, ये क्या करेगी, एक लंबा समय लेगा। तो दे हैव नेशनल असेंबली ऑर्डर्ड अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड लेवाइड यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर था कि वो अब फ्यूडलिज्म को अबॉलिशन करेंगे, मतलब फ्यूडलिज्म को खत्म किया जाएगा, और सभी के लिए यूनिफॉर्म टैक्स की बात इन्होंने की। मतलब क्या है कि अब सभी को एक टैक्स देना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप जो है नोबेलिटी में हैं, आप जो है क्लैरिजी के हैं, तो आपको वो टैक्सेस नहीं पे करना है। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक उन्होंने ऑर्डर पास किया कि सभी को क्या करना है, यूनिफॉर्म टैक्स पे करना है। इसके बाद क्या होता है, जो मैनी नोबल्स फ्लेड टू नेबरिंग कंट्रीज, जो और नोबल्स थे, बहुत सारे नोबल्स क्या हो गए, भाग गए। कहाँ? जो यूरोपियन अदर कंट्रीज थी, जहाँ पे उनके रिलेटिव्स वगैरह रहते थे या कोई जान पहचान के लोग रहते थे, तो वो सब क्या हो गए, वहां भाग गए। क्यों? क्योंकि उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या है, उनके पास उतनी इनकम नहीं रह गई है अब। तो इस वजह से वो क्या कर गए, आधे छोड़ के चले गए। और जो क्लैरिजी था, क्लैरिजी को रिड्यूस कर दिया गया 1/3, मतलब 3, अब क्या थे, 1/3 हो गए थे क्लैरिजी। और साथ ही साथ दे हैव मेड सिविल ऑफिसर्स, और उनको क्या कर दिया गया था, सिविल ऑफिसर्स बना दिया गया था। तो ये काम किया था नेशनल असेंबली ने। आफ्टर दैट
इसके बाद पीपल जो थे वो एंग्री थे, वहां की जो पॉपुलेशन थी वो एंग्री थी। अब अगर हम लोग देखें कि जुलाई का महीना और अगस्त के महीने आते आते कंडीशन क्या थी, अब फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की से कहाँ जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर जा रही थी। मतलब राजा से किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं थी। अभी इस टाइम तक, मतलब कि जुलाई और अगस्त के महीने तक, जुलाई अगस्त 1789 के मंथ तक लोगों को ये लगता था कि राजा रहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें राजा से, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसी वजह से ये क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया जा रहा था, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट। और ये किसके ऊपर, किसके आइडिया के ऊपर था, एनलाइटमेंट आइडिया के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, डिजाइन किया जा रहा था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या था, ह्यूमन एंड सिविल राइट्स। ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, इसमें क्या था, लिबर्टी और प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, ये सारी फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए। तो अगस्त के महीने में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। एक डिक्लेरेशन आता है, एक आदेश पत्र आता है, अब एक घोषणा पत्र आता है जिसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बन के रेडी नहीं हो पाएगा तुरंत, तो उसके एवज में क्या होता है, एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड along with मैग्ना कार्टा, यूएस बिल एंड राइट्स। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर कन्वर्ट हो रहे थे, तो लोगों के सामने जो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल कौन था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मोनार्की वहां पे भी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन था। साथ ही साथ मैग्ना कार्टा, यूएस बिल की भी बात हो रही थी, क्योंकि अमेरिका में भी लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट और सिक्योरिटी, इन सारे पॉइंट्स पे क्या हो रही थी, बातचीत हो रही थी, लोगों को राइट्स मिल रहे थे। तो फ्रांस की भी जनता को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की डिमांड उन्होंने स्टार्ट कर दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, ये सारा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, फ्रांस में भी इमर्ज हो रहा था, फ्रांस में भी ये सारी चीजें आ रही थी। एंड आफ्टर दैट मैन लोगों का ये मानना था कि मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। लोगों का ये मानना था कि व्यक्ति क्या होता है, जन्म लेता है और स्वतंत्र होता है, और साथ ही साथ सभी को जो है बराबर का अधिकार भी है। और उस समय के जो ये डिफरेंट थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनकी भी बातें लोगों को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। आफ्टर दैट, अब अगर बात करें विमेन एंड स्लेव्स, अब जो प्रॉब्लम यूएस बिल में थी और ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा में थी, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, या डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में। यहाँ पे विमेंस के बारे में कोई भी राइट की बात नहीं की गई है कि विमेंस को भी वोटिंग का राइट होगा कि नहीं होगा, और स्लेव्स के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है कि जो दास हैं उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स थे इस डिक्लेरेशन के, या कह लें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रांस के। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर 1789। अक्टूबर 1789 एक इंपॉर्टेंट मंथ था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे विमेन मार्च टू वर्साइल। अब विमेन्स क्या थी, वो वर्साइल की ओर आगे बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि वर्साइल में क्या था, वर्साइल में पैलेस था राजा का, और विमेन्स को अब ये लगा था कि अब हमें ये जो रॉयल फैमिली है, जो इतने आलिशान लेविश लाइफस्टाइल के साथ रह रही है, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अब अपने पेरिस शहर में लेके आना पड़ेगा। और पेरिस शहर थोड़ा डेंसली घना, मतलब एक तरह से समझिए बसा है, तो जो राजा लोग रहते थे उनको जो है ओपन एटमॉस्फेयर चाहिए था, मतलब खुला खुला वातावरण चाहिए था। इसलिए उन्होंने पेरिस शहर से हट के अपना वर्साई में
पैलेस बनवाया था, बहुत ही रॉयल पैलेस था। अगर आप बुक देखेंगे तो उस बुक में आपको फिगर्स भी देखने को मिलेंगे कि कैसे वहां का पैलेस था। तो वो बिल्कुल आउटर में था, पेरिस शहर से बिल्कुल हट के था। तो विमेंस ने क्या सोचा, अब विमेंस ने ये सोचा कि अब राजा की फैमिली को यहाँ शहर में लेके आना पड़ेगा और उनको प्रॉब्लम दिखानी पड़ेगी। देखें भी तो वो प्रॉब्लम कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लासरूम हो, हम लोग स्टूडेंट टीचर हैं तो एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लासरूम हो, एक ऐसा क्लासरूम बिल्कुल जो है उसमें ना फैन हो, ना हवा आने जाने के लिए रास्ता हो, और अदर फैसिलिटीज ना हो, लाइट का भी प्रॉपर जो है वहां पे अरेंजमेंट ना हो, तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, बच्चा भी पढ़ रहा है। अब अगली प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे या टीचर क्या करेंगे, जब तक हम जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है उस व्यक्ति को अगर हम उस प्रॉब्लम से रूबरू नहीं करवाएंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को बतानी पड़ेगी, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी। तो सेम कंडीशन वहां पे हमको देखने को मिली। जो विमेंस थी, विमेंस ने क्या किया, जो पैलेस के लोग थे, जो राजा की फैमिली थी, उसको कहाँ बुलाया, अब पेरिस में बुलाया और कहा कि अब आप सभी हमारे साथ रहेंगे। तो मोर देन 7,000 women assembled and marched to पैलेस। तो पैलेस की ओर 7,000 से भी विमेंस 7,000 से भी ज्यादा विमेंस ने क्या किया, असेंबल हुई और रॉयल फैमिली को वहां से कहाँ बुलाया, पेरिस की ओर बुलाया। साथ ही साथ क्या था, अगर हम उस समय की कंडीशन ये थी, हर्ष विंटर स्टार्ट हो गया था, कंडीशन जो इकोनॉमिकल थी वो भी बहुत बुरी थी, फूड शॉर्टेज भी हो रहा था। क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में कॉजेस की बात की थी तो वहां हमने देखा था कि हर्ष विंटर बहुत ही भयंकर ठंडी पड़ती, इसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स थी वो सब नष्ट हो गई और वहां पे फैमिन, भुखमरी जैसी कंडीशन पैदा हो गई थी। तो ये अक्टूबर का वही महीना है, अक्टूबर 1789, जब वहां पे हर्ष विंटर पड़ता है और किसी भी टाइप की कोई भी फसल पैदा नहीं होती है और खाने की जो है शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या रेवोल्यूशन होती है। तो अक्टूबर का महीना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वुमेन्स क्या करती हैं, रॉयल फैमिली को कहाँ बुला के ले आती हैं, पेरिस में बुला के लाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो अगर हम पीछे वाले वीडियो में जाएं, अपनी टाइमलाइन की बात करें, तो 1789 का जो ईयर था, 1789 के ईयर की लगभग बातें हम लोगों ने कर ली हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे नेशनल असेंबली अपना काम करती है और कैसे 1790s में डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है, कैसे जो है डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आइडियाज देते हैं और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना स्टार्ट करते हैं और क्या उसका प्रोसेस था, we all discuss in next video. Okay, thank you so much students. When we all meet in next video, we all discuss French Revolution and it will start from the year 1790s. Okay, thank you so much.